वेलकम बैक स्टूडेंट। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स का जो बेसिक डेटा स्कीमा होता है वो क्या होता है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो जो उसका डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो डेटाबेस में स्टोर होता है और कैसे डेटा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जिससे डेटा मैनेज कर पाना या डेटा का रेफरेंस ले पाना इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पॉसिबल टेबल्स हैं वो क्या हैं और उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या होते हैं। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स क्या यूज हो सकते हैं, उसका टाइप क्या यूज हो सकता है और क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। अगर हम बात करें टेबल्स की, तो जो बेसिक टेबल है किसी भी वेबसाइट की, कि उसमें जितने भी यूजर रजिस्टर होते हैं उनको हम स्टोर करें यूजर्स टेबल के अंदर। ठीक है, अगर उस यूजर्स की कोई डिटेल है तो उसको हम एक ही टेबल में स्टोर ना करके उसके लिए दूसरी टेबल बनाएं यूजर डिटेल्स करके। और जब ई कॉमर्स वेबसाइट की बात आती है तो वहां पर हर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, फूड, ठीक है, ऐसे ब्यूटी। तो ये जो आपके आइटम्स हैं इनको हम लोग कैटेगरी कहते हैं। मतलब इनके अंदर में हमारे पास क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, तो लैपटॉप की जो कैटेगरी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे वो जीन्स है तो उसकी कैटेगरी क्या है, क्लोथ्स है। तो उनको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक टेबल बना रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे जो इस कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे वो हमारे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी यूजर हमारा रेटिंग्स देना चाहता है तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट रेटिंग्स नाम की एक टेबल बनाएंगे। और अगर कोई उसके रिलेटेड रिव्यूज हैं तो उसको हम लोग रिव्यूज टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। और जब भी कोई यूजर हमारा जो है उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको ऐड कार्ड करेगा। तो ऐड कार्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली ये आपका क्लाइंट साइड पे भी बन सकता है, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर ही जो है इसको एक टेबल बना दे रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड करके। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट चाहता है यूजर की वो बाई करे उसके लिए वो कार्ड करेगा। तो जितना भी आपका रिलेटेड डेटा है वो आपके प्रोडक्ट कार्ड के अंदर स्टोर होगा। और जो भी हमारी जब वो मतलब मान लो कि उसने दो चार आइटम्स को जो है कार्ट कर दिया, अब वो उस चीज को जो है ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहता है, उसको बाय करना चाहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट रिक्वेस्ट हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, जो भी उसका आपका टोटल अमाउंट है उसके लिए हम एक पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। और जो भी उसकी एक यूनिक आईडी है उसको हम ऑर्डर पेमेंट के अंदर ऐसे स्टोर कर लेंगे। तो जो भी हमारा ऑर्डर के लिए पेमेंट किया गया है उसकी जानकारी हम लोग कहां रखेंगे, ऑर्डर पेमेंट टेबल के अंदर। और उस ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर्स, ठीक है, या ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि उस ऑर्डर में कितने आइटम्स बाई किए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, उनकी जो जानकारी होगी वो हम इस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। और यहीं पर अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का आपका जो ऑर्डर है, अच्छा ये पेमेंट आपकी जो है, हमारा एक पेमेंट रिक्वेस्ट होती है जब हम लोग पेमेंट को जो है पे करना चाहते हैं, जो भी हमारा अमाउंट है उसको पे करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। और उसके रिगार्डिंग जो है हमने पेमेंट किया कि नहीं किया, पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हमारी एक पेमेंट आईडी जनरेट होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से टेबल बना दी। और जो भी हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर हैं वो उसके बाद क्या होंगे, मतलब साथ में पेमेंट आईडी के साथ में जनरेट होंगे। तो एक फिर से क्या होगा, जो भी हमारी पेमेंट आईडी बनेगी उसके रिगार्डिंग एक हमारा ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। और उस ऑर्डर में कितने आइटम हमें डिस्पैच करने हैं, उस ऑर्डर में कितने आइटम परचेज किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारी ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आएगी। तो ये बेसिक स्कीमा है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, जहां पे हो सकता है कि एक दो कॉलम ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कॉलम्स को ऐड कर सकता है, कोई उसको रिमूव कर सकता है। तो जरा इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में। तो जो हमारे यहाँ पे यूजर्स टेबल है इसके अंदर पॉसिबल हमारे फील्ड्स क्या होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रहती है, यूजर का नेम हम लोग स्टोर करेंगे, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, यूजर टाइप होगा। यूजर टाइप का हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे जितने भी एंड यूजर हैं जो हमारे वेबसाइट से जो है प्रोडक्ट को बाई करेंगे वो सब के सब यूजर कहलाएंगे। और क्योंकि हम लोग वेबसाइट को मैनेज करेंगे तो उसके लिए हम लोग एडमिन कहलाएंगे, या जिसकी वो वेबसाइट होगी। और जितने भी यूजर होंगे वो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने कॉलम ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि इस यूजर की हमारे पास डिटेल्स होंगी, तो जब भी वो क्या करेगा, किसी भी आइटम को परचेज करेगा तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि उसकी कंट्री क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका पिन कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है अल्टरनेट, या उसका लोकल एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्या है। तो इस ये हमें जानकारी इसलिए चाहिए कि हम इस एड्रेस पे विद दिस इंफॉर्मेशन उस ऑर्डर को डिस्पैच करा सकें। अब बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी एक ऐसे यूजर की होगी जो ऑलरेडी
यूजर्स टेबल के अंदर रजिस्टर्ड है। तो यहां पर जो आपका ये अगर आप कॉलम देखें, ये यूजर आईडी है, ये क्या कर रहा है, इस टेबल के साथ, यूजर टेबल के साथ इन दोनों टेबल का डेटा इंटरलिंक कर रहा है। तो दिस टेबल, दिस कॉलम इज कॉल्ड फॉरेन की। इस कॉलम को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉरेन की कह देते हैं। तो यूजर आईडी क्या आपके दूसरे टेबल की आपकी प्राइमरी की है। अगर आप देखें जो ये यूजर आईडी होगी वो क्या होगी, दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी। तो जब कोई एक प्राइमरी की का डेटा दूसरे टेबल में ऐसे स्टोर किया जाता है, बिकॉज ये पॉइंट कर रहा होता है इस टेबल को, तो इसको हम लोग कह देते हैं फॉरेन की। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट कैटेगरीज की, तो प्रोडक्ट का नेम होगा, प्रोडक्ट की इमेज होगी, प्रोडक्ट का स्टेटस होगा कि वो एक्टिव है या नॉट एक्टिव है। ठीक है। नॉट एक्टिव का मतलब ये हो गया कि जितनी भी कैटेगरीज हमारी नॉट एक्टिव है उनसे रिगार्डिंग हमारा जो एंड यूजर है प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को देख पाएगा जिनकी कैटेगरीज क्या होंगी, एक्टिव होंगी। ये भी हम आगे फिल्टर करेंगे। फिर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा, जैसे नेम है, प्राइस है, प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, प्रोडक्ट की डिटेल्स है, प्रोडक्ट की इमेज है, ऐसी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होंगे, कोई हमारे एंड यूजर होंगे जो रेटिंग्स देंगे बाय करने के बाद। तो यूजर आईडी, जो व्यक्ति क्या करेगा, रेटिंग देगा, किस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट आईडी है। क्या रेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 कुछ हमने नंबर दे दिए, डिफॉल्ट 1 ले लिया। तो यहां पर जो यूजर आईडी है वो पॉइंट कर रहा है इस यूजर टेबल में यूजर को, तो इसलिए जो यूजर आईडी होगी वो फॉरेन की होगी। और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो वो यहां पर आपका उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आईडी भी एक फॉरेन की हो जाएगी। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या होंगे, रिव्यूज आएंगे। कोई कमेंट करेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी वो चाहता है रिव्यू देना। तो जो भी व्यक्ति रिव्यू देगा उसकी यूजर आईडी, किस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे रहा है, प्रोडक्ट आईडी, और जो भी वो रिव्यू दे रहा है वो आपका डेटा। यूजर आईडी आपकी फॉरेन की होगी एंड प्रोडक्ट आईडी आपकी फॉरेन की होगी। उसके बाद जब भी इस प्रोडक्ट को मान लो कोई यूजर ऐड कार्ड करना चाहता है और बाय करने के लिए कार्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आईडी आपकी, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, तो ऑटो जनरेट होगी। जिस प्रोडक्ट को वो कार्ड करना चाहता है उसकी आईडी, जो व्यक्ति उसको ऐड कार्ड कर रहा है उसकी यूजर आईडी, और उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कार्ड कर रहा है वो QTY। तो जो प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी होंगी वो दोनों फिर से क्या होंगी, फॉरेन की यहाँ पे होंगी। और यहां पर जब वो कार्ड करेगा और चाहेगा कि वो पेमेंट करे, ऑर्डर जनरेट करे, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो भी वो ऑर्डर अमाउंट क्रिएट होगा, वहां पर जनरेट होगा, उसके रिगार्डिंग जो है एक पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट की जाएगी, जिसमें बेसिक जो हमारे पेमेंट गेटवे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फोन नंबर लें, बायर नेम लें, अमाउंट लें, पर्पज लें, और पेमेंट की जो रिक्वेस्ट स्टेटस है उसको वो जनरेट करते हैं, और हम एक पेमेंट आईडी प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट का स्टेटस देते हैं कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई। तो उसके भी पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेमेंट बनाते हैं। ऑर्डर पेमेंट में क्या हमारे पास पेमेंट रिक्वेस्ट की डिटेल आईडी है, मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट की डिटेल आईडी समथिंग यहां से। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दो कॉलम का और चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर की, तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्डर में क्या होता है कि हम आईडी जनरेट करेंगे रिलेटेड टू पेमेंट आईडी, और यहाँ पर एक यूजर आईडी भी हो सकती है कि वो ऑर्डर जो है कौन जनरेट कर रहा है, वो भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट की ऑर्डर डिटेल्स देंगे, तो जो भी हमारे वहां पे ऑर्डर जनरेट हो रहा है उसके अंदर कितने आइटम है, मतलब उस ऑर्डर की आईडी है, वो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट आईडी है, यूजर आईडी है, या उसने कितनी क्वांटिटी उसकी ली है, जो हमें डिस्पैच करानी है, हमें डिलीवर करानी है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आएगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 2-4 कॉल आपके ये टेबल्स हैं, ये भी थोड़ा से आधे अधूरे हैं। इसमें हम कुछ कॉलम इसलिए नहीं जोड़े अभी मैंने यहाँ पे, हो सकता है कि मुझे इन फ्यूचर में यहाँ पे कुछ कॉलम्स हटाने पड़े और या फिर चेंजेस करने पड़े, तो मैंने इसको भी ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, बाद में हम लोग इसको रिमूव करके फिर से इसमें नए कॉलम ऐड करके रिक्रिएट कर सकते हैं। तो एक बेसिक डेटा स्कीमा है, डेटाबेस स्कीमा है एक वेबसाइट का, जहां पर हमें नंबर ऑफ टेबल्स बनानी पड़ती हैं और उनके रिलेटिव जो इंटरलिंक्स के द्वारा जो है हमें इनके अंदर डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग जो है एक बेसिक डेटा स्कीमा को कैसे यूज करते हैं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसके अंदर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।